हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी लवणीय मृदा में कैसे अपने सुधार कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज करें, और जो क्षारीय जल होता है या लवणीय जल होता है उसके बारे में। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर जो इंस्टाग्राम वगैरह वहाँ पर भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं, करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की बात। तो वो आता है कृषि जल की गुणवत्ता, या आपने कह सकते हैं सिंचाई जल की गुणवत्ता। अभी कृषि में जो सिंचाई करेंगे, सिंचाई जल की गुणवत्ता। ये सिंचाई जल की गुणवत्ता जो है वो किससे कैसे निर्धारित होगी, अपन कैसे पता चलेगा अभी कि सिंचाई जल जो है वो अच्छी गुणवत्ता का है या नहीं। तो ध्यान रखना, इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला है SAR, इसको कहते हैं सोडियम अधिशोषण अनुपात। सोडियम अधिशोषण अनुपात। दूसरा इसमें आता है RSC, इसको बोलते हैं रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट या अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट। और तीसरा आता है EC यानी विद्युत चालकता व pH। और चौथा जो इसके अंदर आता है वो देखो क्या आता है, बोरोन और अन्य हार्मफुल तत्व, या अन्य बोरोन व अन्य हानिकारक तत्व, हानिकारक तत्व। अब ये क्या है, इनके बारे में अपनी बात करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर SAR की, क्या बोलते हैं SAR, सोडियम अधिशोषण अनुपात। इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na प्लस अपॉन Ca+2 इंटू Mg प्लस 2 बटे 2। और ध्यान रखना जो SAR होता है ये क्या होता है, मात्रकहीन होता है। क्या होता है, मात्रकहीन, यानी कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान रखना कि SAR जो होता है वो क्या होता है, मात्रकहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। और जो SAR यानी सोडियम अधिशोषण अनुपात, उसके आधार पे सिंचाई जल को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, देखो, एक S1, S2, S3, S4, S5। S1 कौन सा होगा, जिसका सोडियम अधिशोषण अनुपात जो है वो 10 से कम होगा। क्या होगा, 10 से कम। S2 वो होगा जिसका होगा 10 से 20। S3 वो होगा जिसका होगा सोडियम अधिशोषण अनुपात 20 से 30। S4 वो होगा जिसका सोडियम अधिशोषण अनुपात होगा 30 से 40। और S5 वो होगा जिसका सोडियम अधिशोषण अनुपात जो है वो 40 से ज़्यादा हो, 40 से अधिक होगा, उसको क्या कहा जाएगा, S5। ध्यान रखना S1 का जो यूज है या S1 श्रेणी का जो उपयोग है वो कम, अपने कह सकते हैं कि बेसिक लेवल में आता है सोडियम अधिशोषण अनुपात। एक और बात ध्यान देना यहाँ पे कि जैसे जैसे SAR की वैल्यू बढ़ेगी, अगर मान बढ़ेगा, मान इसका जो है वो बढ़ेगा, तो इसका मतलब है pH भी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि pH जो है वो भी बढ़ेगी, यहाँ पर ध्यान रखना। तो S1 जो है उसकी क्षारकता या क्षारकता जो होती है वो कम होती है। S2 की जो होती है वो ठीक ठाक होती है। S3 की जो है थोड़ी ज़्यादा होती है। S4 की बहुत ज़्यादा, और S5 की बहुत अधिक ज़्यादा हो जाती है। तो S1 का जो उपयोग, S1 श्रेणी के जल का, उसका उपयोग आराम से कर सकते हैं। S2 का भी कर सकते हैं। S3 का जो है हल्की मृदा वाली में, हल्की गठन वाली मृदा उसमें करना है, लेकिन साथ में कुछ अपने इस तरह की फसलें वगैरह लगानी पड़ती हैं। उसके बाद में तीसरा जो अगला जो इसमें आता है वो आता है RSC। क्या आता है, RSC रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट या अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट। इसका जो सूत्र होता है RSC का वो देखो क्या होता है, ये होता है कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। और इसके मात्रक का भी आप ध्यान रखना, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मिली तुल्यांक प्रति लीटर, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हो MEQ लीटर इनवर्स। ठीक है। अच्छा, ये बताता है कि वास्तव में बेसिकली क्या होता है, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट। देखो जैसे जैसे बाइकार्बोनेट की मात्रा बढ़ेगी ना, कैल्शियम नीचे जाता रहेगा और सोडियम जो है उसकी जगह आता रहेगा, जिसके कारण मृदा की पीएच जो है वो बढ़ती है। क्योंकि कार्बोनेट बढ़ रहा है तो फिर जो है कैल्शियम वहीं पे पड़ा रहेगा, कैल्शियम नीचे नहीं जाएगा। अब इसके आधार पर भी जो है जल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला
दूसरा और तीसरा। पहली जो श्रेणी आती है इसके अंदर वो आती है जहां पर RSC जो है वो 1.25 से कम हो। दूसरी जो इसके अंदर श्रेणी आती है वहां पर RSC जो है वो 1.25 से 2.5 के बीच में हो। और तीसरा जो आता है वो आता है 2.5 से अधिक। ध्यान रखना, अगर किसी जल में RSC 2.5 से अधिक है तो वो सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो मृदा को और ज्यादा लवणीय बना देगा, तो उसका अपने को उपयोग नहीं करना है। ये हो गया अपने RSC। इसी तरह जो है अपने EC यानी विद्युत चालकता के आधार पर भी कर सकते हैं। उसमें भी 5 जो वर्ग आते हैं, जैसे कि C1, C2, C3, C4, C5। अब C1 कौन सा होता है, देखो जहां पर 1.5 से कम होती है, 1.5 से कम होती है विद्युत चालकता। C2 कौन सा होता है, 1.5 से 3 के बीच में। C3 कौन सा, जहां पर 3 से 5। C4 कौन सा, जहां पर 5 से 10। और C5 कौन सा, 10 से अधिक। देखो जो C1 और C2 का उपयोग है ये अपने सामान्यतः कर सकते हैं, लेकिन C3 का अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ फसल जो है उसके हिसाब से लगानी होगी, जिसमें जो है उच्च लवणों की सांद्रता को सहन कर सके। लेकिन अगर C4 का यूज करना, पहली बात तो करना ही नहीं है, और अगर कर भी रहे हैं तो कुछ सुधारकों का उपयोग उसमें करना पड़ेगा। ये हो गया। अब इसमें जो लास्ट जो आता है वो आता है लवणीय जल का उपचार। लवणीय जल का उपचार, मान लो अपने पास पानी है ही नहीं लगाने के लिए, लवणीय जल ही है, तो उसको कैसे किया जाए। तो लवणीय जल का उपचार दो तरह से संभव है। कैसे कि एक तो शुद्ध जल से तनुकरण। शुद्ध जल से तनुकरण क्या आता है, शुद्ध जल से तनुकरण क्या मतलब हुआ इसमें, आप इसको आम भाषा में समझोगे। जैसे मान लो खेत में अपने पानी लगा रहे हैं नहर से, तो वो तो शुद्ध जल है नहर वाला, और अपने पास पता है भी नहर वाले पानी से सारा पानी लगेगा नहीं, तो उसके साथ जो है अपने लवणीय जल का उपयोग कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली क्या होता है, बोरवेल या ट्यूबवेल का जो जल होता है उसका। दूसरा इसमें आता है एकांतर क्रम में। क्या आता है, एकांतर क्रम में। अब एकांतर क्रम में क्या मतलब हुआ कि एक बार अपने जो लवणीय जल से सिंचाई कर ली और एक बार जो शुद्ध जल से सिंचाई कर ली। ये क्या हो गया, अपने लवणीय जल का उपचार हो गया। और बच्चों इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपका इस रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे जो इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आप जरूर जुड़ें, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो और ज़्यादा मिलता रहता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।